नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है अप्सर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लेके आए हैं काइनेमैटिक्स, फिजिक्स का तीसरा लेक्चर। दोस्तों, इस काइनेमैटिक्स में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन पूरे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मूला हम यहाँ पे पूरा रिवाइज करा देंगे दोस्तों आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी। पहले हम इस फोटो को यहाँ पे डिस्प्लेस करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो पहले हम इसको जूम कर लेते हैं जादू से दोस्तों। जादू कर दिया जाए, छू। यस, ये तो ज्यादा ही हो गया। खैर कोई बात नहीं, कम भी हो सकता है, ऐसा मेरे पास ट्रिक है। ठीक है, आइए। तो दोस्तों, काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेसिकली? एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनेमिक दोस्तों। दोनों में क्या डिफरेंस होता है पहले यहाँ पे हमने लिखा है। तो आइए देखते हैं काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स में हम सर दोस्तों डील करते हैं स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन। हम मोशन की स्टडी करते हैं बिना जाने कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन डायनेमिक मोशन में स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, उसका हमको पता होता है उसका मोशन का क्या कॉज होगा। इस पे काइनेमेटिक्स में जैसे होता है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। और डायनेमिक में दोस्तों हम फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब करते हैं। यहाँ पे इनर्शिया की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोस्तों। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखिए, पहले इंग्लिश टर्म देख लेते हैं। अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन। एक ऐसा प्लेस जहां पे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है दोस्तों। ग्राउंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हो कि कहीं से भी कोई भी पर्सन हो सकता है, या पेड़ भी हो सकता है, कोई भी ये वन ऑब्जर्वर हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो है जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोस्तों। तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो पहले देखिए, डिस्टेंस जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमने पहले आपको बता दिया, स्केलर मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड। एंड वेयर डिस्प्लेसमेंट विथ ऑक्यूपाई बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ रहे हो दोस्तों? हाँ, इसके पास दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। और इसके पास ये जो होता है टोटल पाथ लेंथ होता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट कैन नॉट बी निगेटिव दोस्तों। याद रखिएगा, डिस्टेंस जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जैसे ये देखिए, एक पाथ है, यहां से चला, फिर ऊपर चला, फिर ऐसे मुड़ गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऐसे मुड़ गया। यह ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट। तो दोस्तों, ये टोटल जो डिस्टेंस यहां तक चलेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा। ये क्या होगा? टोटल डिस्टेंस होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक जाने का, यहां से यहां तक जाने का ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये है शॉर्टेस्ट पाथ, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। ठीक है, चलिए। तो जब इस इस इसका इसीलिए जो रहता है, इसका इसीलिए जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ या ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो मे और मे नॉट इक्वल टू बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। किसके? टोटल डिस्टेंस के। टोटल डिस्टेंस के दोस्तों, समझ में आ गया?
आया कि नहीं आया? ठीक है, आई होप आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं इतना समझ में, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो हमारे पास बादल है, बादल का कमाल देखें, ये देखिए, इसको भी यहाँ से, इसको भी यहाँ से, इसको, ठीक है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कंप्लीट मोशन में बी जीरो। तो एक सर्कुलर पाथ है दोस्तों, तो यहां से शुरू किया इसने बेसिकली, और फिर यहीं पे आ गया। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अगर होगा वो होगा 2 पाई आर, मतलब जहां से शुरू किया वहां से आ गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो वो जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वैल्यू तो है ही नहीं। जब इनिशियल से शुरू किया, इनिशियल पे आ गया, तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ गया, हो जाएगा ना? ठीक है, ओके ओके ओके। एंड बट द करस्पॉन्डिंग पाथ नॉट बी जीरो, ये तो मैं आपको बता ही दिया। करस्पॉन्डिंग क्या होगा, लेंथ जो होगा 2 पाई आर होगा, ठीक है। नोट पॉइंट, इफ मोशन इन वन डे विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस दोस्तों। अगर हम मोशन इन वन डे की बात करेंगे या मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे दोस्तों, तो वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा किसके? डिस्टेंस के। समझ में आया? अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। इफ ऑब्जेक्ट मूव विथ चेंज इन डायरेक्शन, अगर अगर ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर रहा है वन डिमोशन में, तो वहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आप याद रखिएगा दोस्तों, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है इससे। समझ गए? क्योंकि आजकल एनटीए वाले पागल हो गए हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या? एवरेज स्पीड। दोस्तों एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड से पढ़ने से पहले पहले हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो जो स्पीड होता है दोस्तों, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, आपको पता है। और वेलोसिटी जो होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड हमेशा जो होता है पॉजिटिव होगा, जबकि वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम दोस्तों। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम लगता है। देखिए इन टाइम, मैंने लिखा इन टाइम, अगर कुछ टाइम में पूछ रहा है, मतलब एक टाइम एक्स है, दूसरा टाइम वाई है, तो उन टाइम में पूछ रहा है, तो जहां पे एवरेज आता है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में आएगा। अगर एट अ टाइम, अगर उसी पर्टिकुलर समय को पूछ लिए उसका स्पीड क्या है, बताइए उसका स्पीड क्या है, तो वहां पे हो जाएगा dx बाई dt दोस्तों। और फिर वेलोसिटी में इसे हो जाएगा, अगर इन टाइम में पूछ रहा है, कुछ टाइम के गैप में पूछ रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल में टाइम हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एट अ टाइम, उसी पर्टिकुलर टाइम पे बताना है वेलोसिटी, बताइए क्या होगा? तो वेलोसिटी जानते हैं यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी तो होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर जो होता है डी एक्स अपॉन में डी टी हो जाएगा। डी एक्स, जहाँ पे एक्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा दोस्तों। समझ में आया? ऊपर भी यही हमने लिखा है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, आप चाह आप चाहिए तो ऐसे खुद का नोट्स बनाइएगा दोस्तों, जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि लास्ट में आप फुल नोट्स नहीं रिवाइज कर सकते, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों रिवाइज करने के लिए। ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम रिवाइज करने के लिए तो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ना दोस्तों। ठीक है, आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। मैंने पिछली साल ये बनाया जिससे मुझे बहुत फायदा मिला। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है, क्या होता है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोस्तों। अब यहाँ पे एक देखिए, एक स्टार मार्क पॉइंट क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर टाइम का जो वेलोसिटी होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड इनटू डायरेक्शन होता है।
हाउ फार, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, हाउ फास्ट, कितना तेज गया, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हाउ फार, और वेयर, और किस डायरेक्शन में गया, ये कौन बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, आपको जाहिर सी बात पता है, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड करोगे वो स्पीड के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ये तो आपको पता है। ठीक है दोस्तों, पता है लेकिन फिर भी बताऊंगा मैं, क्योंकि आपके कान को पकाना है। आइए दूसरा, एवरेज वेलोसिटी दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ बताया था एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम। तो देखिए दोस्तों, अगर दो डिस्प्लेसमेंट है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक यहाँ पे है, माफ करिएगा, ओहो इरेजर आ जाए, तो यहाँ पे एक लेंस डालते हैं, एक मान लीजिए ऐसे है, यहाँ x1 डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है x1, यहाँ पे है x2 डिस्टेंस, क्या है x2 डिस्टेंस है, ठीक है, और ये टाइम t1 ले रहा है और ये टाइम t2 ले रहा है, क्या ले रहा है, t2 ले रहा है। तब जब इसका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे दोस्तों, x1 प्लस x2 टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। इफ अगर इसकी जगह, अगर इसकी जगह, अगर इसी की जगह यहाँ पे x1 हो जाए, ये है x2 हो जाए, यहाँ पे v1 हो जाए, ये v2 हो जाए, तब क्या करोगे, मतलब अगर x1 डिस्टेंस में v1 वेलोसिटी चल रहा है, x2 डिस्टेंस में v2 वेलोसिटी चल रहा है, तब वहां पे आपके एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, तब आपके फॉर्मूला कैसे होगा दोस्तों। इसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको धैर्य रखना है। आपको अच्छा ये बताइए, यहाँ पे फॉर्मूला पता होता है, बच्चों बच्चों को पता होता है कि स्पीड, स्पीड स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है कि नहीं होता है। स्पीड को हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो x अपॉन में टाइम, इसको मैं फोटो को यहाँ कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, टाइम अपॉन में t। ठीक है दोस्तों, ये होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर टाइम को इवेल्युएट करें, इवेल्युएट करें मतलब सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ से वहां से वहां इधर करें, ठीक है, टी इक्वल टू इधर करें और x बराबर v, ये आता है कि नहीं आता है। अब जहां पे पहले वाले फॉर्मूले पे हम t रखे थे, वहां पे जैसे यहाँ पे t रखे हैं, इसकी जगह हम x बाई वी वन, एक्स बाई वी टू, जहाँ पे होगा x1 v1 और में x2 v2 हो जाएगा दोस्तों। तब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, हो गया ना। देखिए फॉर्मूला याद करने का भी एक ट्रिक है दोस्तों, आप जब इसे याद कर रहे हो ना, आप उसे एक बार लिखते रहिए कि कैसे ये फॉर्मूला आया, तो जिससे आपको पता हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन में फायदा ये लगेगा, जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो वहां पे पता लगेगा कि ये फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हैं। हाँ, तो फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बेटर ये है, आप लिख के उसे याद करें। फिर आता है एवरेज स्पीड दोस्तों, एवरेज स्पीड अगर देखिए, एवरेज स्पीड अगर निकालना है और वो भी तीन डिस्टेंस का, देखिए यहाँ पे ऐसे दिए, ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और ये टोटल डिस्टेंस है x, क्या है 3x है, ऐसे समझ लीजिए x है यहाँ पे 3x हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे इसको रख कर देते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। और ये सॉरी, ये v1 से चल रहा है, ये v2 से चल रहा है, ये v3 से चल रहा है। तब यहाँ पे जब वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, ये टोटल डिस्टेंस हम x ले रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, ये टोटल डिस्टेंस हम x ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, टोटल डिस्टेंस हम x ले रहे हैं, इसको हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं x। अब यहाँ पे जब आप फॉर्मूले लगाएंगे तो एवरेज टोटल, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस में x लिखेंगे, टोटल टाइम की जगह t1 प्लस t2 प्लस t3, और t3 की जगह t1 प्लस की जगह x, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे x, x बाई थ्री, फिर यहाँ पे x बाई थ्री, तीन टर्म में डिवाइड हो जाएगा x बाई थ्री। तब जब इसे ऐड करेंगे दोस्तों, थ्री वी वन वी टू वी थ्री अपॉन में वी वन वी टू प्लस वी टू वी थ्री प्लस वी थ्री वी वन, ये आ जाएगा दोस्तों। समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों। आइए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बट अगर नहीं समझ में आया तो मैं ये वाला फॉर्मूला करके बता दूंगा, जिससे आपको ऊपर वाला क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा था, स्पीड पूछ रहा है,
तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है कि नहीं होता है? होता है। अब एक यहाँ पे एक मान लीजिए x डिस्टेंस है। क्या है? x डिस्टेंस है और इसमें दिया है कुछ यहाँ पे v1 करके, ये है v2 करके, ये है v3 करके। ठीक है। और टाइम बराबर होता है, आपको मैंने पीछे बताया था, टाइम बराबर हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है कि नहीं दोस्तों? हो जाता है ना? अब देखिए यहाँ पे हम कर लेंगे टोटल डिस्टेंस क्या दिया है? x दिया है। टोटल टाइम, टाइम निकालने के दोस्तों x ये डिस्टेंस है तो तीन तीन इक्वल भागों में डिवाइड होगा तो तीन इक्वल भागों में x बाई थ्री, एक्स बाई थ्री, एक्स बाई थ्री हो जाएगा तीनों में। आप देखिए टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे दोस्तों? t1 की जगह हम लिखेंगे, जैसे टाइम 1 की जगह जैसे t1 प्लस t2 प्लस t3 हो जाएगा दोस्तों। ये होगा कि नहीं? फिर x अपॉन में t1 की जगह लिखेंगे d x बाई थ्री अपॉन में v1 प्लस x बाई थ्री अपॉन में v2 प्लस x बाई थ्री अपॉन में v3। ठीक है। जब इसे और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे x अपॉन में x बाई थ्री को कॉमन ले लेंगे, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ओ सॉरी, ओ सॉरी, ओह सॉरी, गाना मत याद दिलाइएगा दोस्तों। प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 हो जाएगा कि नहीं? ये x और x कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, और ये थ्रू ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू 3। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लेके निकालेंगे 3v1 v2 v3 अपॉन में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा कि नहीं? आ गया होगा, चलिए मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो स्लो मोशन में करके देखिएगा, जैसे बोलूंगा तब आपको और समझ में आएगा। और क्या बताऊंगे यार दोस्तों, बताओ, इतना सिंपल करके तो बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे क्या है? आगे एक्सीलरेशन है। ओ माय गॉड, एक्सीलरेशन से बखूबी आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जो गाड़ी चलाते होंगे। नो, चलिए देखते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। दोस्तों जो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज, उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन दोस्तों। एक्सीलरेशन के दोस्तों कुछ फॉर्मूले होते हैं, हम उनको देखेंगे। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा वी को लिख सकते हैं वी फाइनल अपॉन में वी इनिशियल अपॉन में टी फाइनल अपॉन में टी इनिशियल। और इंस्टेंटेनियस को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी दोस्तों। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, और एवरेज के लिए वो पता ही होगा। अब यहाँ पे टोटल फॉर्मूला जो पूरा एक्सीलरेशन का होता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी डी वी बाई डी टी, या जब एक्स के टर्म में दिया रहे तो वेलोसिटी कांस्टेंट इनटू डी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। और अगर हम x का टर्म दिया है और डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे x का, तो वो जो आएगा डबल डिफरेंशिएशन के बाद वो एक्सीलरेशन होता है दोस्तों। अगर किसी का एवरेज निकालना होता है तो आपको ये पता होगा, ये एवरेज एक्सीलरेशन का एवरेज जो निकालेंगे विद रिस्पेक्ट विद कुछ टाइम लिमिट दिया रहेगा t1 बाई t2 a इंटीग्रेट dt अपॉन में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो ये जो है एवरेज आ जाएगा। ऐसे वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, इसका एवरेज आएगा, ऐसे एनर्जी के एवरेज आएगा, ऐसे पावर का भी एवरेज आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया? मतलब जो जिसका एवरेज पूछे उसी का इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन में इंटीग्रेट अपॉन में टाइम का वो रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा दोस्तों, तो वहां से आपका एवरेज आ जाता है दोस्तों। एवरेज, एवरेज नहीं, एवरेज। समझ में आ गया? नोट, क्या है नोट? कितने का नोट है ये दोस्तों? समझ लीजिए कि 1000 का नोट है। इफ एक्सीलरेशन जीरो, अगर एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है देन
एक स्टेटमेंट है, समझ लीजिए, अगर एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है देन वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, तब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, उसको जीरो होना पड़ेगा। ऐसा कहाँ लिखा है दोस्तों? ये गलत बात है, ये गलत बात हो गया। हो जाएगा कि नहीं गलत बात? अब सही बात क्या है? इफ वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दोस्तों, तब एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो होना चाहिए, तब एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो होना चाहिए। इफ एक्सीलरेशन जीरो, अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी मस्ट कांस्टेंट दोस्तों, वेलोसिटी को कांस्टेंट होना चाहिए, वहां पे जो जीरो था वहां पे मस्ट कांस्टेंट होना चाहिए था दोस्तों, तब वो सही हो जाता। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हम इनमें क्या करते हैं? जादू करते हैं। इसको पहले लॉक को तोड़ेंगे और फिर जू, ज्यादा हो गया, सॉरी दोस्तों। आई 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 होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ठीक है, आइए। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट क्या है? इफ वेलोसिटी जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो है देन एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो, एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो होना चाहिए दोस्तों। जाहिर सी बात है, अगर गाड़ी चल ही नहीं रही तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, खत्म बात। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने ऊपर कुछ लिखा है दोस्तों, एक्सीलरेशन कांस्टेंट कहाँ कहाँ रहता है दोस्तों? इफ, पहले यहाँ पे देखिए, अगर डिस्टेंस जो होता है टाइम की स्क्वायर का रिलेशन है, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तब वहां पे भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम तो वहां पे भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। और अगर वेलोसिटी इनवर्स, अगर वेलोसिटी रूट में डिस्टेंस के, रूट में डिस्प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर वेलोसिटी रूट के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा दोस्तों। क्या होगा? एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्या है बढ़िया पॉइंट? ये देखिए, अगर फोर्स फोर्स या कह सकते हैं एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा? अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है दोस्तों, स्पीड विल इंक्रीज बट डायरेक्शन ऑफ मोशन विल नॉट चेंज। दोस्तों अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है स्पीड इंक्रीज होना चाहिए, स्पीड इंक्रीज होगा, लेकिन मोशन चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं चेंज होगा दोस्तों। मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाता ही रहेगा। ठीक है, ये कब होगा? जब डिस्टेंस थीटा जो होगा जीरो होगा, किसके बीच में? एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में। अगर देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ एक्सीलरेशन, मतलब 180 डिग्री एंगल पे, अब क्या होगा? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन 180 डिग्री। इस केस में क्या होगा दोस्तों? स्पीड डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? स्पीड डिक्रीज करेगी। बट इसका सेम क्या होगा? डायरेक्शन, स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी, लेकिन इसका डायरेक्शन सेम होगा। और आफ्टर सम टाइम्स वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी दोस्तों। कोई चीज है अगर मूव कर रही है, इस पे मान लीजिए फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन ऐसे कर लीजिए, तो वो कुछ टाइम जो एक्सीलरेशन, कुछ जो वेलोसिटी से चल रहा था, आगे जाके रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? रुक जाएगा। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट भी है, ऐसे कोई गाड़ी है, वो अगर उसे एक्सीलरेशन जीरो है, अगर एक्सीलरेशन निगेटिव है, कह सकते हैं रिटार्डेशन हो रहा है, तो वो आगे जाके रुक जाएगी कुछ डिस्टेंस में चल के। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों, आगे बताएंगे किस पे बनते हैं। और थर्ड केस होता है दोस्तों, थर्ड केस किसका होता है? सर्कल का दोस्तों, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऐसे जाता है। यहाँ पे देखिए, इस तरफ एक्सीलरेशन लगता है और इस तरफ वेलोसिटी रखता है, तो ये दोनों कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी 90 डिग्री। एक्सीलरेशन चेंजेस फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसे एक्सीलरेशन चेंज होता रहता है डायरेक्शन ऑफ मोशन से दोस्तों। समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? देखिए, एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आप देखेंगे कौन सा इसमें सही होगा दोस्तों। इफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी नेगेटिव, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है दोस्तों, हो सकता है। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव एंड वेलोसिटी पॉजिटिव, ये भी हो सकता है दोस्तों।
अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव एंड वेलोसिटी नेगेटिव, ये भी हो सकता है दोनों को दोनों नेगेटिव हो जाएं, एक ही डायरेक्शन में हो जाएं, ठीक है। इफ एक्सीलरेशन इज डिक्रीजेस, अगर एक्सीलरेशन कम हो रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ये भी हो सकता है एक्सीलरेशन कम वेलोसिटी बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। क्या एक्सीलरेशन जीरो होने पे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा? गलत बात। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो एक्सीलरेशन नॉन जीरो होगा? गलत बात, एक्सीलरेशन वहां पे जीरो हो जाता है दोस्तों। इफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, कब? जब एक्सीलरेशन जीरो हो जाए, ये भी गलत बात हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया कौन सा गलत बात है कौन सही बात है? आपको समझ में आ गया होगा आई होप, जिस जिस कॉन्सेप्ट में मैंने बताया, और नहीं बताया तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो बढ़िया टॉपिक है। देखो हम यहाँ पे लिखे हैं एक टर्म बढ़िया वाला, क्या लिखे हैं? एक है डिस्प्लेसमेंट, एक है वेलोसिटी, एक है एक्सीलरेशन। दोस्तों जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? वेलोसिटी आता है। अगर वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों, क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। हाँ, अगर हम एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? रिलेशनशिप आएगा। रिलेशनशिप आता है दोस्तों, जो रिलेटिव्स होते हैं वो आएगा। आप बोलोगे ऐसे क्यों बोल रहे हो दोस्तों? रिलेटिव्स मतलब कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, रिलेटिव मतलब कुछ नहीं, ठीक है। देखो रिलेटिव को स्पेलिंग सही लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? री ले, अबे लिख जा, देखो भैया, रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव मतलब कुछ नहीं। और आप बोलोगे ऐसा क्यों लिख रहे हो? चलो बताते हैं, अभी बताते हैं दोस्तों, पहले ये पढ़ लेते हैं। अगर एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। और अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या आएगा? फिर से क्या आएगा? रिलेटिव आएगा। फिर से क्या आएगा? रिलेटिव आएगा। अब दोस्तों सोचोगे ये भारी टर्म क्या है रिलेटिव? मैं बता रहा हूं ना, कुछ नहीं। देखो अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आएगा? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आएगा? एक्सीलरेशन। और अगर एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट करो तो कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब रिलेटिव। रिलेटिव मतलब समझ रहे हो, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनका मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, तो वो कुछ नहीं आता है। अगर एक्सीलरेशन को आप इंटीग्रेट करते हो या अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो कुछ नहीं आता है। लेकिन एक्सीलरेशन को आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या आएगा? एक्सीलरेशन को अगर इंटीग्रेट करोगे दोस्तों, वेलोसिटी आएगा। फिर अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे दोस्तों, ये आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करोगे तो फिर से आपका आ जाएगा रिलेटिव्स। जहां नहीं पहुंचना होता है वहां पे पहुंच जाते हैं आपके रिलेटिव्स। यानी कुछ नहीं, रिलेटिव मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है? कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करोगे तो कुछ नहीं आएगा, समझ गए। फिर एक दोस्तों बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे, अगर आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे, बहुत जोर लगा के डबल डिफरेंशिएशन कर दो तो आपका आ जाएगा एक्सीलरेशन दोस्तों। क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन, जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था एक्सीलरेशन के, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, अगर आप यहाँ से स्लोप देखेंगे, स्लोप ऑफ एक्स बाई टी, मतलब अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, एक ग्राफ जो बनेगा स्लोप ऑफ एक्स बाई टी करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और स्लोप आएगा, डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप आएगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, वो क्या होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? एक्सीलरेशन। समझ में आया? समझ में आ गया। फिर अगर एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो उसका एरिया निकालेंगे दोस्तों तो वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन और अगर टाइम का जो एरिया निकालेंगे तो आएगा चेंज इन वेलोसिटी। और अगर आप वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया निकालेंगे दोस्तों तो वहां पे आएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज बोल रहा हूं दोस्तों, वेलोसिटी नहीं बोल, चेंज आएगा, ठीक है। ओके,
आपको याद होना चाहिए जो जो मैंने बोला दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक ही जगह सारे को मैंने मिला दिया दोस्तों, ठीक है। आई हो आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या है, अब वही बचपन वाला फॉर्मूला दोस्तों जो हम लोग ने क्लास 9 में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं क्लास 9 में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे दोस्तों। व्हेन इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन दोस्तों, कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे क्या होता है दोस्तों, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाता है तो वहां पे फॉर्मूले बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस एन इक्वल टू यू अपॉन में टू ए बाई टू एन माइनस वन, वी एवरेज यहाँ पे हो जाएगा u प्लस वी डिवाइड बाई टू, और एस एन जो एस डिस्प्लेसमेंट आएगा u एवरेज इंटू टाइम, u एवरेज को यहाँ पे लिख सकते हैं u प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू टी। ओके दोस्तों, समझ में आया। आइए हम देखते हैं यहाँ पे v का क्या मतलब है। v जो होता है फाइनल वेलोसिटी होता है, क्या होता है दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी, आपको पता होगा। v जो होता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन हो जाएगा और t टाइम हो जाएगा। यहाँ पे s क्या है दोस्तों, यहाँ पे s क्या होगा, s जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम हो गया, हाफ a एक्सीलरेशन, t स्क्वायर टाइम हो गया दोस्तों। v यहाँ से नेक्स्ट फॉर्मूले पे v स्क्वायर जो होगा ये फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, u स्क्वायर क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, प्लस टू ए एस, टू ए से एक्सीलरेशन, s जो होगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दोस्तों। फिर आता है nth टर्म दोस्तों, अगर कोई nth टर्म का उसको निकालने के लिए बोल दिया कि आपको इस टर्म में निकालना है, मतलब 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, n सेकेंड में जब निकालना होता है, u प्लस u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है, प्लस यू ए बाई टू एक्सेलरेशन डिवाइड बाई टू, ब्रैकेट में टू एन माइनस वन, एन जो होता है जो वो एन टर्म जो दिया रहेगा 6, 7, 8, वहां पे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक, एक वेलोसिटी एवरेज जो निकालना होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई टू कर देंगे, और यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस जब निकालना होगा दोस्तों, एवरेज स्पीड निकालेंगे u प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू टी कर देंगे दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आप दोस्तों इस फॉर्मूले को लिख लिख के याद करिएगा, और ये फॉर्मूले जो होते हैं अगर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी एक ही क्वेश्चन में दो दो फॉर्मूले यूज हो जाते हैं, एक ही क्वेश्चन में, जैसे इस वाले को फॉर्मूले के जैसे यूज होता है ये वाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ही क्वेश्चन में जो है दोनों लगातार यूज हो जाता है दोस्तों। और कभी कभी ये वाला दोनों यूज, ये आगे चल के पढ़ाएंगे अभी, वहां पे यूज होगा दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट टू रेस्ट मोशन पे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे सब अच्छाई चंगाई, आइए देखते हैं क्या है। नोट पॉइंट, ये कितने का नोट है, 2000 का नोट है दोस्तों। ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है मोशन अपने रेस्ट में, पहले रुक से मतलब पहले रुका हुआ था तब शुरू कर रहा है, और कांस्टेंट एसिलेशन धीरे अपने एसिलेशन मेंटेन किया रहता है, कांस्टेंट एसिलेशन, देन डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा d1 d2 d3 का 1:4:16:9 से 1:4:9:16 दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे, फिर इसके बाद कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करता रहे, तब उसका डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट टू कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में आस्क करे फ्रॉम नेक्स्ट सेकंड, अगर नेक्स्ट सेकंड के लिए पूछा जाए, क्वेश्चन में वहां पे मेंशन रहेगा फॉर नेक्स्ट सेकंड द रेशियो इज, तब वहां पे आपको ये वाला रेशियो बताना है, एन एस मतलब S1 S2 S3 S4 का 1:3:5:7:9 ऐसे आगे चलता जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया, आ गया होगा, आई होप सो। जब नेक्स्ट सेकंड के लिए पूछेंगे, नेक्स्ट सेकंड के लिए, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो सर जो बूंद जो गिरता है, एक टैप वाटर होता नहीं है, मान लीजिए ये नल है, क्या है, नल है, ऐसे समझ लीजिए एक सिंपल नल बना रहा हूँ दोस्तों, यहाँ टोटी लगी हुई है, एक नल बना रहा, ठीक है, एक नल बना रहा, यहाँ से जो पानी बूंद गिरता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में गिरता रहता है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला लग सकता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे बोलते हैं टैप वाला प्रॉब्लम, जब आप क्वेश्चन में वहां पे करेंगे दोस्तों।
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बढ़िया फॉर्मूला आ गया। बढ़िया फॉर्मूला क्या है? v वेलोसिटी मिड इक्वल टू अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 व्हेन एक्सीलरेशन कांस्टेंट। दोस्तों आप पूछोगे भैया ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, या दोस्त ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, तो मैं बताऊंगा। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको यूज करना है कब? जब ट्रेन है, जब एक ट्रेन है, मान लीजिए मेरा हाथ एक ट्रेन है, क्या है? ट्रेन है। ये आगे वाला डिब्बा है, ये क्या है? आगे वाला डिब्बा है। मेरा ये जो है नीज, इसे जो कुहने बोलते हैं, इसे समझ लीजिए जो एल्बो बोलते हैं, सॉरी, एल्बो जो होगा ये समझ लीजिए क्या होगा आपका, यहाँ पे पीछे जो होगा, पीछे वाला बोगी, ठीक है। अब आगे से आ रहा है कुछ वेलोसिटी, आगे मान लीजिए इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। आगे जब आ रहा है तो अब इसका पूछेगा इसके मिड जो वेलोसिटी है, इस मिड बोगी का जो, इस मिड जो इसका जो यहाँ पे बोगी जो समझ रहे हैं ना दोस्तों, जिसमें हम लोग बैठते हैं, बोगी से बोलते हैं। तो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये बीच वाला कंपार्टमेंट, ये लास्ट वाला कंपार्टमेंट मेरा नी एल्बो। तो v1 यहाँ पे मिड वाला, यहाँ पे लास्ट। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे रूट में, तो वहां पे आपका मिड वेलोसिटी आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे एक पॉइंट लिखा है, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज मोशन, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट, कहां से? रेस्ट से। कहां से? रेस्ट से। अरे दोस्तों चल नहीं रहा पेन मेरा, ये क्या हो गया? आई होप धोखा दे दिया नहीं। इसका ये जो कैप होता है वो ढीला हो जाता है, तब वो नहीं चलता है। टाइट भी होता है तब भी नहीं चलता है, अब चलने लगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड टू द n सेकेंड। एक ये क्वेश्चन है दोस्त, समझ लीजिए, एक ये क्या है? क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है। तो एस एन एच सेकेंड में आपको पूछा और एस एन सेकेंड में पूछा है। एस एन एच सेकेंड का फॉर्मूला आपको पता है, यू इक्वल टू यू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे यू जो होता है, इनिशियल स्पीड जो है रेस्ट में है, तो यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वहां पे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी की जगह एन रख दीजिए, एन स्क्वायर रख दीजिए। और एक एन एच का फॉर्मूला होता है, एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n-1 होता है। तो u यहाँ पे 0 होगा, इनिशियल स्पीड 0 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 2n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, n स्क्वायर, जब इसे हाफ हाफ कट जाएगा तो n स्क्वायर अपॉन में 2n-1 हो जाएगा। दोस्तों ये आप याद रखिए, ये क्वेश्चन में एज इट इज पूछ लेते हैं दोस्तों, ठीक है, या याद रखिएगा, या इसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। हम तो बोलेंगे सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों। पर ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कौन सा किस लिए पूछ रहा है, कहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं नोट पॉइंट, ये 3000 का नोट है। फॉर इक्वल डिस्टेंस, फॉर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। दोस्तों इक्वल डिस्टेंस चल रहा है फ्रॉम रेस्ट, पहले रेस्ट पे है, कहाँ है? रेस्ट पे, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है, तब तब वहां पे उसका टाइम का जो रेशियो होगा वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो टाइम का रेशियो है वहां पे दिया है, T1:T2:T3 T4:4 तो वहां पे 1:√2-1, फिर √3-2, फिर √4-√3, फिर आता है √5-√4, √5-√4, ये आएगा दोस्तों। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अगर 1 का पूछ रहा है तो 1 है, अगर 2 का पूछेगा तो रूट में 2 और पहले वाले का जो रहेगा -1, फिर रूट में 3, अगर थर्ड वाले पूछे √3 में 3 -√2, फिर रूट में 4 माइनस में √3, फिर रूट में 5 माइनस में √4, फिर 6 लिए रूट में 6 माइनस रूट में 5। दोस्तों ऐसे आ जाएगा। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जिसे बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब जब ऐसा डिस्टेंस जिसपे वो रुक जाए दोस्तों, जिसपे वो रुक जाए। तो अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये वाला देखिए दोस्तों, आपको वो वाला फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as
यार ये पेन को क्या हो गया, पेन हैंग कर रहा है, पेन हैंग कर रहा है कि बोर्ड हैंग कर रहा है, मुझे खुद ही नहीं पता। एक मिनट दोस्तों, ये देखिए बी, यार लिखा जा भाई, क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों दुख पे तिलक कर रहे हो, देख रहे हो। यार ऐसे काम कैसे चलेगा, ऐसे नहीं बनेगा भाई, ये तो दिखेगा ही नहीं। समझो यार, समझो बात को प्लीज, गंभीरता समझो। अब ये ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। अरे यार क्या ही बोले, चलिए यार, मेरा दिमाग खराब हो जाता है ऐसे में। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। आप ये वाला फॉर्मूला जानते होंगे कौन सा, अब गुस्सा लग रहा है मुझे। हम्म, गुस्से में गलत काम हो जाता है दोस्तों, तो धैर्य बना के रखिए प्लीज। दोस्तों वेट करिए थोड़ा सा, मुझे ये सही करने दीजिए, फिर पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, चलिए आपको ये फॉर्मूला पता होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, चल ही नहीं रहा है। अरे मैं बोल दे रहा हूँ दोस्तों, आप यार आपको पता होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है कि नहीं, होता है। तब जब स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है तो मतलब फाइनल जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, फाइनल वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा दोस्तों, और एसिलरेशन वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्टॉपिंग हो रहा है ना दोस्तों, तो रिटार्डेशन हो रहा है, एसिलरेशन वहां पे रिटार्डेशन हो जाएगा। तो जब वी स्क्वायर जब जीरो हो जाएगा, तो वहां पे जो ये वाला माइनस वाला इधर है, टू माइनस टू ए एस, तो उधर जाएगा प्लस टू ए एस हो जाएगा, प्लस टू ए एस हो जाएगा। तो वहां पे जब इसको निकालेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, अब तो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर, कहाँ पे आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में टू ए। समझ में आया, आया कि नहीं आया। यहाँ से ये पता लगता है कि यू एस जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के दोस्तों। समझ में आया। फिर आते हैं आगे दोस्तों, आगे क्या होता है, और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो, एक बीच में बना दीजिए। तो यहाँ पे इसका अल्फा वन टी वन रो वन, फिर इसका बीटा वन टी टू रो टू। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अल्फा बीटा टी वन, ये टी वन आपको समझ में आया, ये एक टाइम है, टी वन टी टू एक टाइम है, अल्फा वन एक कांस्टेंट है, बीटा टू एक कांस्टेंट है, जो कि उससे चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब जब आप फॉर्मूला रखेंगे, अल्फा मतलब समझ लिए एक एसिलेशन अल्फा है, एक एसिलेशन बीटा है दोस्तों, और टाइम है। ठीक है, और एक एस वन डिस्टेंस है, एक एस टू डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये एस वन है, ये क्या है, एस वन है, ये जो है एस टू होगा। ठीक है, समझ लीजिए ऐसा। जब एस वन डिस्टेंस, अब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम जब निकालेंगे, वेलोसिटी मैक्सिमम यू प्लस वी, वी इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी होता है। तो एक जगह अल्फा, टी की जगह टी वन लिख देंगे, फिर दूसरी जगह ऐसे रखेंगे। तो पहले यहाँ से जब निकालेंगे तो ये फाइनल वेलोसिटी आएगी, यहाँ की जो इस कार की होगी ये फाइनल वेलोसिटी होगी, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इसकी फाइनल वेलोसिटी किसकी यहाँ से जो शुरू होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी काम करेगी यहाँ पे बीच में आके, जो सेकंड वाले पोर्शन के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी की तरह। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा है बी, जहाँ पे बी मैक्स इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ पे बी मैक्स माइनस बीटा इंटू टी। समझ में आया। फिर यहाँ पे बी मैक्स का जो फॉर्मूला आता है दोस्तों, इनको जब इक्वेट करेंगे, बी मैक्स का जो फॉर्मूला आता है, अल्फा इंटू बीटा अपॉन में, अल्फा इंटू बीटा अपॉन में बीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा अपॉन इंटू टी। ये वाला फॉर्मूला दोस्तों मैं कह रहा हूँ, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बी मैक्स इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अल्फा एक एसिलेशन इस वाले का है, बीटा इस वाले एसिलेशन का है, अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, इसका अल्फा एसिलेशन, इसका बीटा एसिलेशन होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला कॉन्सेप्ट ये है, अल्फा टी वन, यहाँ का अल्फा टी वन बराबर बीटा टी टू, यहाँ का बीटा टी टू, मतलब ये कह सकते हैं एसिलेशन वन बराबर एसिलेशन टू। ठीक है, तो यहाँ से एसिलेशन और डिस्प्लेसमेंट का ऐसी अल्फा वन एस वन बीटा टू एस टू आ जाएगा। ठीक है,
तो फिर जब इसका रिलेशन आएगा दोस्तों, एस इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा प्लस हाफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होता है दोस्तों, वही ए की जगह अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, वही है फॉर्मूला। समझ में आ गया दोस्तों? आया कि नहीं आया? आई होप आपको यहाँ तक समझाने पे आ गया होगा। सॉरी दोस्तों, बीच में पेन धोखा दे दिया था, अभी सही चल रहा है दोस्तों, थोड़ा डांट पड़ता है तो सही चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टी इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर देन फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। दोस्तों ये डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जब आप इसे निकालेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स और एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा -2 बीटा वी क्यू। ये एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन आ गया दोस्तों। और बाकी मैंने एसेंथ का आपको फॉर्मूला बताया था, एस इसको एसेंथ में u प्लस ए बाई टू अपॉन ब्रैकेट में 2n माइनस 1 होता है दोस्तों। और एवरेज वेलोसिटी का भी बता दिया, u प्लस वी डिवाइड बाई टू, और एसेंथ में एस एवरेज का बता दिया, u प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू टी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं जगलर वाले प्रॉब्लम पे। जगलर से आप क्या समझे? एक जो जादूगर नहीं होता दोस्तों, जादूगर, जादूगर नहीं जानते? जादूगर नगरी में, अरे नहीं वो नहीं, गाना वाला नहीं दोस्तों। ऐसे देखो, अरे जब आप सर्कस में जाते होगे तो एक साथ 3-4 बॉल ऐसे नचाता रहता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और वो पॉइंट्स करता रहता है, और देख के बड़ा मजा लाता है, मतलब इतना सेटिस्फैक्टरी लगता है दोस्तों। वो कुछ नहीं, वो फिजिक्स सीखता है, वो फिजिक्स में काइनेमेटिक जानता है रूल। आज मैं आपको वो रूल बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे करता है दोस्तों। समझ में आए? आइए हम सीख लेते हैं वो क्या बताना चाह रहा था। देखिए यहाँ पे मैं जो लिखा है वहां पे मिट गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ लिख के। जगलर अगर थ्रो करेगा बॉल तो उसको कितने सेकंड में, जो कितने हाइट पे मैक्सिमम, कितने मैक्सिमम हाइट पे रहना चाहिए, तो एक बॉल तो जो दूसरी बॉल उसके हाथ में रहना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों, इसका फॉर्मूला है एच मैक्स इक्वल टू जी बाई 2n स्क्वायर। ठीक है, एन है जो नंबर ऑफ बॉल्स, एन क्या है? नंबर ऑफ बॉल्स, और एच मैक्स कितनी हाइट पे जाएगा। पहला हाइट, ये जो बॉल होगा मैक्सिमम कितने हाइट पे रहना चाहिए जिससे और जो बॉल होंगे वो दोनों इनके हाथ में रहे। जैसे 3 बॉल होते हैं ना दोस्तों, एक इधर और एक ऊपर रहना चाहिए। फिर जैसे फिर ये ठोकेगा, फिर ये वाला नीचे आ जाएगा, ये इसके हाथ में आएगा, ऐसे चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा, साइकिल चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है दोस्तों। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे चलता रहता है। आया कि नहीं? आई होप आ गया होगा। ये फॉर्मूला याद करिए, ये जगलर वाला प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं? जादू करते हैं एज यूजुअल, जादू करते हैं, इसको तोड़ते हैं ताला और फिर ये इसे जूम कर लेते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है एक देखिए, इफ नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन। हमने पहले बता दिया नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन जो होता है टू स्लो डाउन स्पीड। रिटार्डेशन किस लिए होता है? स्पीड को कम करने के लिए होता है। व्हेन एक्सेलरेशन या फोर्स अपोजिट डायरेक्शन टू मींस वेलोसिटी, जब वो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो दोस्तों तब वेलोसिटी कम हो जाती है दोस्तों। आपको समझ में आ गया? फॉर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल टाइम फॉर रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये टाइम वाला तो बता ही दिया आपको ये रिलेशन। ठीक है, एक ऊपर, अब पहले ऊपर पढ़ने से पहले यहाँ पे नीचे आते हैं। हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है मोशन अंडर द ग्रेविटी। क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। ये क्या होता है दोस्तों? मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है आइए देखते हैं। देखिए, जब ग्रेविटी के फ्लो से कुछ चीज गिरता है, उठता है, वही होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके केस में जब ग्रेविटी के कारण जो चीज हमने अभी तक पढ़ा, ग्रेविटी के कारण अब पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड। ये हमेशा शत प्रतिशत सही बात है। जो ग्रेविटी होती है हमेशा डाउनवर्ड रहती है दोस्तों। समझ में आ गया? और जी की वैल्यू आपको पता होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। समझ में आ गया? अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं दोस्तों। ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, वेलोसिटी मैक्स क्या होगा, ये सब देखिए दोस्तों। एक प्रोजेक्टाइल पहले सीखिए, क्या है एक प्रोजेक्टाइल? पहले जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, यहां से फेंका, यहां आ गया, यहां से फेंका, यहां आ गया। ठीक है, फिर
अब यहाँ ये है, मान लीजिए ये है एच मैक्स, क्या है एच मैक्स, कितने मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। यहाँ पे T1 है, एक असेंट टाइम होता है, एक डिसेंट टाइम होता है T2। ये असेंट टाइम ऊपर जाता है तो असेंट टाइम, नीचे आता है तो डिसेंट टाइम, T2 डिसेंट टाइम हो गया, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है T1 प्लस T2 होता है, T1 प्लस T2 होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, टाइम ऑफ फ्लाइट की जब बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट में 2h प्लस जी। ये कैसे आया दोस्तों, अब जब वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर वाला, वहां पे आ जाएगा दोस्तों, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला, तब वहां पे ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे याद कर लीजिए टी इक्वल टू अंडर रूट में 2h/g, और वेलोसिटी अगर यहाँ पे हाईएस्ट वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट में 2 जी एच दोस्तों। ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एच मैक्स दोस्तों है कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, अगर एक बॉल को यू इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके, यू स्क्वायर अपॉन में 2 जी दोस्तों, यू स्क्वायर अपॉन में टी जी। अगर टाइम आप पूछ रहे हैं तो ये T1 पूछ रहा है तो u/g, और टी टाउन पूछ रहा है तो u/g, तो ये हो जाएगा 2u/g, ऐसे होता है ये टाइम ऑफ फ्लाइट। एक इसका भी फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर हाइट के टर्म में ना दिया हो, स्पीड के टर्म में दिया होता है तो। समझ में आ गया, आया कि नहीं, आई होप आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्राफ की बात करेंगे दोस्तों। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, जब ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करेंगे तो क्या वो ग्राफ होगा। एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ, एक्सीलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी इंक्रीज करता रहता है। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराते हैं तो वो दोस्तों पहले जीरो रहता है, फिर धीरे 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 इंक्रीज होता रहता है और इंक्रीज करता जाता है धड़ाधड़। फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या ग्राफ होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ एक पैराबोला होगा दोस्तों। कैसा होगा, पैराबोला होगा। समझ में आया। अब आते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं, पोजीशन ये टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे होता है दोस्तों। पहले यहाँ पे देखें नीचे दोस्तों, नीचे वाला थोड़ा प्रिंट आउट नहीं हो पाया है, मैं बता रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे एक्स और यहाँ पे होगा टाइम टी। अगर थीटा यहाँ पे क्या है दोस्तों, जीरो है, थीटा क्या है, जीरो हो जाएगा, तो tan थीटा क्या होगा, जीरो, tan थीटा जीरो, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी दोस्तों। समझ में आ गया। अब इस केस में थीटा जो होता है कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो यानी tan थीटा भी कांस्टेंट होगी, यानी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होता है वेलोसिटी का होता है स्लोप, ठीक है दोस्तों, और ये जो होता है कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है, अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है, tan थीटा भी डिक्रीज करेगा और वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, तो अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है और थीटा इंक्रीज कर रहा है तो tan थीटा इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। और इस केस में देख लीजिए, जब tan एक्स और टी का जो ग्राफ है, थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो tan थीटा वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, tan थीटा नेगेटिव यानी वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए पूरा ग्राफ, ये फर्स्ट का ग्राफ, ये देखिए यहाँ पे जीरो, ये सेकंड का ग्राफ, ये देखिए कांस्टेंट है सीधा ग्राफ, और ये थर्ड का ग्राफ, ये इंक्रीज करता हुआ, ये सॉरी डिक्रीज करता हुआ, थर्ड वाला डिक्रीज कर रहा है, और ये फोर्थ वाला इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, और ये फिफ्थ वाला जब ये निगेटिव है दोस्तों। पूरा एक जगह पे ही हमने बना दिया है। समझ में आया, आया कि नहीं आया, आई होप आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखेंगे हम दोस्तों, आगे देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन आपको पता होगा, मैं पीछे बता के आया हूँ। tan थीटा जो होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही तो स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप tan थीटा अपॉन में टाइम जो होता है स्लोप होता है, जो एक्सीलरेशन होता है दोस्तों। पहले यहाँ देख लीजिए वेलोसिटी और टाइम का जो है, अगर थीटा जीरो है, tan थीटा जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो होगा और वो सीधा ग्राफ होगा। अगर tan थीटा कांस्टेंट
अगर थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट और एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट, एक सीधा ग्राफ जाएगा दोस्तों। अगर थीटा डिक्रीज करेगा, tan थीटा भी डिक्रीज करेगा, एक्सीलरेशन भी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन भी डिक्रीज करेगा दोस्तों। अब इस केस में देखिए, इस केस में देखिए, ये वेलोसिटी कांस्टेंट बट यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे देखिए, इस केस में, सेकंड वाले केस में यूनिफॉर्म एसिलेशन मोशन, यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। अब इस केस में जब थीटा एसिलेशन डिक्रीज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन हो रहा है दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन दोस्तों। ऐसे उस केस में भी था, यहाँ पे नीचे भी, अभी मैं बताऊंगा उसका भी। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी और टाइम का है, यहाँ पे देखिए थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज, tan थीटा भी इंक्रीज, एसिलेशन भी इंक्रीज, ये भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट वाले केस में देखिए, जब थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, tan थीटा नेगेटिव, एसिलेशन नेगेटिव बट कांस्टेंट, बट कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। इस केस में भी दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे ये आइए पेज पे, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताया नहीं, जब यहाँ पे ये रहेगा वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा। इस वाले सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड वाले केस में यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसे होगा, यूनिफॉर्म मोशन। और थर्ड वाले केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो थीटा है डिक्रीज कर रहा है, tan थीटा डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, यानी होगा तो मतलब बॉडी मूव करेगा, बट ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा दोस्तों। और एक देखिए इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज, tan थीटा इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है एट द टाइम, मतलब टाइम के धीरे धीरे जैसे बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी इंक्रीज करता जा रहा है, तो ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा कि नहीं होगा, होगा दोस्तों। और इस वाले केस में ये भी, ये यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझ में आया? आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब हम क्या बात करेंगे दोस्तों, एक्सीलरेशन, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। एरिया अगर निकालेंगे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का, तो हम बताए थे ये क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी आता है, मैंने पहले ही बता दिया। अब एटी ग्राफ, एटी ग्राफ हो जाता है, अगर ए टाइम के सीधा जाएगा थीटा तो यूनिफॉर्म एसिलेटर इंक्रीजेस एसिलेशन, ठीक है। अगर एसिलेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म होगा लेकिन कांस्टेंट एसिलेशन होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए तीन केस बन रहे हैं दोस्तों, तीन केस कौन कौन से हैं। पहला केस, एट एन इंस्टेंटेनियस बॉडी, एट एन इंस्टेंटेनियस डू नॉट हैव टू पोजीशन। एक इंस्टेंट पे दो पोजीशन नहीं हो सकता दोस्तों, ना तो दो वेलोसिटी हो सकता है, ना तो दो एसिलरेशन हो सकता है। ये जितने केस बने हैं, दो एसिलेशन, दो वेलोसिटी, दो डिस्प्लेसमेंट जो है, इनके दो पोजीशन नहीं हो सकते दोस्तों, ये सारी गलत बात है। फिर ये वाला केस वाले देखिए, अगर स्पीड एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, हमने पहले ही बता दिया स्पीड और डिस्टेंस जो होता है नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये वाले ग्राफ भी गलत ग्राफ है। अब थर्ड वाला देखिए, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज एनी क्वांटिटी विथ अ चेंज इन टाइम। दोस्तों क्या ऐसा कभी पॉसिबल है, समय बदलता, समय बदले ही नहीं और कुछ काम बढ़ता रहे, ऐसे कभी नहीं हो सकता दोस्तों। समय कांस्टेंट, समय कांस्टेंट रह ही नहीं सकता दोस्तों, समय हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा। कोई भी काम होगा, किसी के लिए समय नहीं रुकेगा दोस्तों, आपने सुना होगा। हाँ ये सही बात है, 100% बात सही है, समय कभी नहीं रुकता, समय सब बढ़ता रहेगा और काम होता रहेगा, ठीक है। आप कोई भी क्वांटिटी चेंज करेंगे तो समय उसके साथ चलता रहेगा, कोई भी ऐसा क्वांटिटी है ही नहीं अभी तक जो समय रोक दे और फिर वो काम करे, ऐसा नहीं पॉसिबल है दोस्तों। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे पहले बादल बना के इसको हम कर देंगे छू मंतर, छू मंतर, ठीक है, ये भी छू मंतर। आइए इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे दोस्तों। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, हमने जैसे पढ़ के आया फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अरे वहां पे जो एस, जो पूरे फॉर्मूले पढ़ के आए हैं वहां पे ये भी मिनट देखें आगे है कि नहीं फॉर्मूले सारे। आगे दोस्तों नहीं है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे फॉर्मूले यही बताएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था v, क्या पढ़ा था, v इक्वल टू u प्लस जी टी दोस्तों, u प्लस यहाँ पे जी टी हो जाएगा, तो वहां पे ए टी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी टी दोस्तों। फिर इसको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको हम कर दें फुर्र। ये पहला हो गया।
लिख लीजिएगा दोस्तों। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, डिस्टेंस वाला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस प्लस टू ए एस दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक जगह जी हो जाएगा, टू जी एच। अब फोर्थ वाला क्या फॉर्मूला है दोस्तों, फोर्थ वाला एस एनथ वाला फॉर्मूला, ठीक है। यू प्लस जी, यू प्लस जी बाई टू, यहाँ पे ब्रैकेट में टू एन माइनस वन होगा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। यहां तक आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे फॉर्मूले हो गए दोस्तों, समझ में आ गया। आप लिख लीजिएगा रोक के वीडियो पॉज करके। आइए आगे बढ़ते हैं। एस एन एथ वाला लिख लिए दोस्तों, एस एन एथ वाला यहाँ पे लिखा है यू प्लस जी बाई टू, टू एन माइनस वन। अब ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ ऑफ फिगर। अगर ग्राफ ये देखिए एक्स और टी का दिया है, यहाँ पे मैक्सिमम पे मैंने बताया था यू स्क्वायर बाई टू जी हो जाता है मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। और यहाँ पे यू बाई जी हो जाता है जब टाइम के उस पे रहेगा, ठीक है। अब ग्राफ वेन बॉडी एट टू हाइट, एक्स इक्वल टू टी टाइम पे ऐसे ग्राफ होगा, और एक्स टाइम पे टेन थीटा जी के बराबर होगा, और जी जी और टी का ग्राफ ऐसे होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे ड्रॉप होगा, जब बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं नीचे, तब वहां पे ग्राफ क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो जाएगा दोस्तों, तो एक्स और टी का ही, जब वेलोसिटी और टाइम का तो सीधा, और ग्रेविट एसिलरेशन और टाइम का तो कांस्टेंट रहेगा, एसिलरेशन तो जी ही रहता है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड दोस्तों, वर्टिकली अगर अपवर्ड फेंक रहे हैं फ्रॉम सम इनिशियल हाइट, कुछ हाइट से दोस्तों, अगर कुछ हाइट है यहाँ से एच हाइट पे, अब उस पर खड़े होके हम फेंक रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक छत है, छत की हाइट कुछ एच है, मतलब हम एक घर पे खड़े हैं, एक घर पे खड़े हैं, उसकी हाइट एच है, और यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से हम कुछ पत्थर लेके फेंक रहे हैं और फिर नीचे जा रहा है ये बॉल, तो उसकी टोटल हाइट, मतलब यहाँ से इसकी हाइट टोटल क्या होगी दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तब इस केस में आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि यहाँ पे एक एच स्मॉल हाइट एच होगा, स्मॉल एच की वैल्यू जो होती है वो वैसी होती है कि जब मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कितने जा सकती, जो मान लीजिए मान लीजिए एक राजा बाबू है, मान लीजिए एक राजा बाबू है जो खड़ा है, कहाँ, एक छत पे खड़ा है, और वो पत्थर लेके फेंका, वो पत्थर लेके फेंका, कितने हाइट तक वो फेंक सकता है दोस्तों, वो उस हाइट का फॉर्मूला होगा एच मैक्स जो होगा यू स्क्वायर अपॉन में टू जी, जितनी तेज से वो फेंक सकता है फेंका यू स्क्वायर अपॉन में टू जी, और प्लस वो जो छत की हाइट थी, टोटल हाइट यहाँ से एच मैक्सिमम निकल जाएगी दोस्तों, एच मैक्सिमम निकल जाएगी, एच मैक्सिमम एच प्लस एच हो जाएगी, समझ में आ गया दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे पहुंचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, नहीं पता है, नहीं पता है तो बताता हूँ। यहाँ पे आते हैं, पहले जादू से इसे खोलते हैं, फिर इसके बाद चूम ए, एक मिनट दोस्तों, ये टेढ़ा हो गया, टेढ़ा होता तो क्या होगा, टेढ़ा हो गया तो क्या हुआ, अब टेढ़ा हो जाता है तो क्या करते हैं, कोई बात नहीं, हम आपको टेढ़ा ही पढ़ाने सर कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है, अरे कौन सा दिख रहा है भाई, टेढ़ा है, यहाँ पे देखो, जूम कर देंगे नहीं दिखेगा, समझ में आया, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो दिखना चाहिए बस, टेढ़े मेढ़े से हमें नहीं मतलब है, चाहे टेढ़ा हो जाए चाहे मेढ़ा, हमको समझाना है, समझा के रहेंगे, और आपको समझना है और समझ रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए, क्या है, फ्रॉम सेम हाइट टू बॉल और थ्रोन, एक हाइट से दो बॉल फेंका जा रहा है, वन अपवर्ड वन डाउनवर्ड। देखिए दोस्तों, क्या होते हैं, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, अपने दोस्त को लेवा गए, एक को छत पे खड़ा कर दिया और एक को नीचे, और फेंक रहे हैं, ये धकाधक ये धकाधक, मतलब मान लीजिए वो इसको मार रहा है वो उसको मार रहा है,
अब पता नहीं किसको क्या लगेगा, लेकिन पहले ये देखिए, वो लोग अपना जो फेंक रहे हैं पत्थर, एक नीचे से फेंक रहा है ऊपर से, वो सोच रहे हैं ये पत्थर कैसे लड़े, ये पत्थर कैसे लड़े, यही है फ्रॉम सेम हाइट टू बॉल आर थ्रोन वन अपवर्ड वन डाउनवर्ड। तो ऐसा टाइम बताइए, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ऐसा टाइम बताइए वो जो दोनों बॉल फेंक रहे हैं किस टाइम पे वो दोनों मिलेंगे, वो बॉल कैसे दोनों मिलेंगे आके। तो उस टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, उस टाइम का फॉर्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट T1 इंटू T2। ये दोस्तों निकाल के आता है डेरिवेटिव, आपको नहीं जानना है, बस आप याद रखिए डायरेक्ट अप्लाई करना होता है दोस्तों, ठीक है। कब, किस केस में, जब एक ऊपर से फेंका एक नीचे से फेंका पत्थर, और दोनों किस टाइम पे ये मिलेंगे, इन्हीं का टाइम जो मिलेगा उसका फॉर्मूला है अंडर रूट T1। कुछ ये T1 टाइम लिया, ऊपर से आने से T2 टाइम लिया, उसी में अंडर रूट T1 प्लस T1 इंटू T2, ठीक है। A body throw vertically upward if air resistance is taken। अगर एयर रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप जब फेंकोगे तो होता ही नहीं कुछ, अब कुछ एयर भी चलता है, हवा भी चलता है दोस्तों। अगर मान लीजिए हवा ना हो तो फेंकते रहिए तो चलता रहेगा, फिर धीरे से आ रहा है, नीचे से आएगा ग्रेविटी की वजह से। अब लेकिन एयर रेजिस्टेंस भी तो होता है, कुछ एयर का जो ड्रैग लगता है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, आप सोचते हो कितनी मस्कें धार 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 चला जाए, लेकिन अगर मान लीजिए एयर ना हो तो बहुत तेज मस्कें बहुत तेज चली जाती। अब क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस आ जाता है, फर 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 हवा लगता है कि नहीं दोस्तों, लगता है। तो वो एयर रेजिस्टेंस काम करता है, आपको रोकने का काम करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो एयर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, जब टाइम ऑफ वो होगा, टाइम ऑफ असेंट जो होता है अंडर रूट 2h/g। हमने पढ़ाया था रूट में टाइम जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला टू अंडर रूट में 2h/g होता है। तो वहां पे जो ए है, ए नेट को हम जी प्लस ए लिख सकते हैं। असेंट मतलब जब नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे दोस्तों ये मान लीजिए यहाँ से ऐसे फेंका, यहाँ ऐसे आया, जब नीचे से ऊपर जा रहा है दोस्तों, ग्रेविटी भी लग रहा है और एक्सीलरेशन लग रहा है, दोनों को प्लस कर दीजिए, टाइम ऑफ असेंट, ये ऊपर वाला हो गया असेंट, और जो नीचे वाला आ रहा है डिसेंट हो जाएगा, ठीक है। ये होगा असेंट, ये होगा डिसेंट दोस्तों, ठीक है। अब असेंट जा रहा है तो ग्रेविटी भी लग रही है और एक्सीलरेशन भी लग रहा है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जी प्लस ए हो जाएगा। लेकिन डिसेंट में एक एक्सीलरेशन, एक ग्रेविटी लग रही है, एक एक्सीलरेशन अपवर्ड अपवर्ड लग रहा है, एक्सीलरेशन अपवर्ड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिसेंट, टू अंडर रूट में 2h में जी माइनस ए हो जाएगा। दोस्तों इसकी नीचे की वैल्यू कम ऊपर ज्यादा, तो ये टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा टाइम ऑफ असेंट से दोस्तों, ये रेशियो भी पूछा लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जगलर वाला प्रॉब्लम का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिए, एच मैक्स इक्वल टू जी अपॉन में 2 इंटू एन स्क्वायर, एन जो होता है नंबर ऑफ बॉल्स होता है दोस्तों। बाकी फॉर्मूला सारे अगर रिलेटिव वेलोसिटी आ गया तब वी रिलेटिव जो होता है यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी। रिलेटिव जहां आ जाएगा तो वहां पे रिलेटिव टर्म्स लगा देंगे दोस्तों, मतलब दूसरे के टर्म्स में, जैसे वी स्क्वायर रिलेटिव यू स्क्वायर रिलेटिव प्लस टू ए रिलेटिव एस रिलेटिव, फिर डिस्टेंस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, और एस एन रिलेटिव प्लस हाफ यू रिलेटिव, एस एन रिलेटिव जो होता है हाफ यू रिलेटिव प्लस वी रिलेटिव इंटू टी, वो सर एवरेज वाला आ जाएगा दोस्तों, समझ में आ गया। फिर रिलेटिव मोशन इन 1D दोस्तों, रिलेटिव मोशन इन 1D की किसके टर्म में आता है दोस्तों, रिलेटिव मोशन 1D एक्स इक्वल टू ए इंटू बी इक्वल टू एक्स ए, सॉरी एस विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू बी जो होता है यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी हो जाएगा दोस्तों, या तो इसी लिख सकते हैं एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर हो जाता है माइनस में एक्स बी रिस्पेक्ट विथ बी रिस्पेक्ट टू ए, समझ में आ गया। पोजीशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू विथ वी, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, इसको हम पोजीशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू वी बोलेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछेगा तो एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी दोस्तों, ये रिलेटिव वाला प्रॉब्लम करने के लिए आ जाता है दोस्तों, समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, आई होप आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, तिरछा ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, नहीं होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये देखिए ऐसे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पेज जो होगा वो हमको सीधा करने के लिए फिर दोबारा पेज लगाना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं लगा पा रहे हैं। अभी इसको सीखेंगे तब आपको हम बताएंगे, ठीक है। आइए हम करते हैं 2D की बात, किसी 2D मोशन इन 2D की बात जैसे कर सकते हैं, मोशन
इन प्लेन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक ग्राफ है, एक वाई एक्सिस पे है, एक एक्स एक्सिस पे है। यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है और एक हाइट पे आके गिर गई है दोस्तों। यहाँ पे पहले मैं रब कर देता हूँ तब आपको सही से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ में देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पे आके गिर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो आएगा दोस्तों गिरेगा, इसको रेंज बोलते हैं। इस हाइट को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं दोस्तों। कितने मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकता है दोस्तों। अगर ऐसे मान लीजिए फेंका, एक राजा बाबू है बन के फेंका अपना अपना बॉल, और थोड़ा ऐसे प्रोजेक्टाइल करके फेंका और देखा जाके कुछ एक्स डिस्टेंस पे जाके गिर गया, प्रोजेक्टाइल मोशन करके, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे जाके गोलाकार में मुड़ जाएगा। तो उसका जहां से खड़ा है और जहां गिरा है, जहां से खड़ा है और जहां जाके बॉल गिरा है, उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो रेंज होगा। और कितने हाइट पे गया था, कितने मैक्सिमम हाइट से गया, फिर वहां से वापस आ रहा था, वो हो जाएगा आपका एच मैक्स दोस्तों। वो क्या हो जाएगा, एच मैक्स। अब इस केस में दोस्तों आपको 2D वाले प्रॉब्लम में क्या करना होता है, आपको एक्स कंपोनेंट अलग सॉल्व करना होता है, वाई कंपोनेंट अलग सॉल्व करना होता है। हालांकि जब आप क्वेश्चन में करिए एक्स एंड वाई कंपोनेंट दोनों साथ में ले जाएंगे तब भी वहां से क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बेहतरीन यही होगा कि आप एक्स कंपोनेंट अलग सॉल्व करिए, वाई कंपोनेंट अलग, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे एक होता है एक्स कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है दोस्तों। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, एक वर्टिकल कंपोनेंट ये होता है दोस्तों। समझ में आ गया। एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे यू यू कॉस थीटा, और यू वाई कंपोनेंट को लिख सकते हैं यू साइन थीटा, यू साइन थीटा दोस्तों। और एसिलेशन में ए एक्स जो होगा जीरो होगा और ए वाई में माइनस जी होगा दोस्तों, आपको पता ही होगा। वाई एक्सिस में ए यहाँ पे ग्रेविटी लगेगी, एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में तो कोई ग्रेविटी नहीं लगेगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जी लगेगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। एट द टाइम टी में, टी किसी टी टाइम पे, यहाँ पे मान लीजिए कोई टी टाइम है, वहां पे जाके अगर हम वेलोसिटी निकालें एक्स कंपोनेंट की, तो दोस्तों कहीं भी हम आपको यहाँ पे अभी बात बता दे रहे हैं, आप इस प्रोजेक्टाइल पे कहीं भी जाएं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी दोस्तों। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी टाइम पे आप निकालेंगे वो सेम रहेगी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है दोस्तों। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यू एक्स जो होगा यू कॉस थीटा, ये फिक्स रहेगा दोस्तों। एक्स इक्वल टू हो जाएगा एट अ टाइम टी पे एक्स इक्वल टू यू टी इंटू टी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा यू कॉस थीटा इंटू टाइम कर देंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे वाई डिस्टेंस पे निकालेंगे, वाई एक्सिस पे यू वाई, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एसिलेशन इनटू टाइम होता है ना, एसिलेशन टाइम, तो यहाँ पे ऐसे यू आई इंटू वेलोसिटी ऑफ इनिशियल माइनस जी टी हो जाएगा। माइनस क्यों हो रहा है, एसिलेशन जो होता है नेगेटिव होगा, माइनस जी टी। तो यू आई को हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा माइनस जी टी दोस्तों। ठीक है, एट द टाइम टी पे जो डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे आएगा, वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो निकालेंगे वो कैसे आएगा, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। यू वाई को जगह लिख सकते हैं यू साइन थीटा इंटू टी प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा दोस्तों। अब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे। ये आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं होगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे तब आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एक्स निकालेंगे तो नेट मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो अगर वहां पे निकालेंगे तो रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर देंगे। ऐसे एक्सेलरेशन का भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ऐसे डिस्प्लेसमेंट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड आएगा यू स्क्वायर माइनस टू जी एच आएगा। टेन अल्फा आप देख लेते हैं, टेन अल्फा क्या होता है। टेन अल्फा जो होता है यहाँ के केस में ये अल्फा वी वाई बाई वी जी वी वाई बाई वी एक्स होगा। ठीक है, ये y कंपोनेंट, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y को हम लिख सकते हैं uy माइनस जी टी, और x कंपोनेंट को वेलोसिटी को ux लिख सकते हैं। और इसी को हम लिख सकते हैं y को u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन में u cos थीटा। अब u cos थीटा u sin थीटा जब वो डिवाइड करेंगे तो u यहाँ tan थीटा आ जाएगा, और फिर अपॉन में u cos थीटा। यही ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बजा के बाद में बनता है दोस्तों। यहाँ से आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा माइनस जी टी अपॉन में u cos थीटा दोस्तों। समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसे साफ कर लें, रब कर लें, रब 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 रब। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी की। टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, कैसे निकालेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी। देखिए, चेंज इन मोमेंटम जानते हैं,
चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं आप अगर नहीं जानते होंगे तो ये आप पढ़ेंगे कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास में दोस्तों। लेकिन हम आपको यहीं पे बता देते हैं कैसे होगा। मान लीजिए एक दीवार है, क्या है, एक दीवार है। अगर यहाँ से एक बॉल आया, ऐसे टकराया और ऐसे चला गया, आया टकराया ऐसे चला गया, और यहाँ पे नॉर्मल ले लीजिए। अगर थीटा यहाँ से दिया हुआ है, थीटा यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है, ग्राउंड से दिया हुआ या वॉल से दिया हुआ, तब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2 mv साइन थीटा, 2 mv साइन थीटा। लेकिन अगर थीटा यहाँ से दिया हुआ है, इस मतलब यहाँ नॉर्मल कैसे दिया हुआ है, यहाँ से थीटा दिया हुआ, थीटा डैश, तो यहाँ हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बराबर हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बराबर हो जाएगा 2mv cos थीटा। दोस्तों क्या हो जाएगा, 2mv cos थीटा के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, आया कि नहीं समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है टू टू यू साइन थीटा, टू यू साइन थीटा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो जादू से इसको यहाँ लाते हैं पहले तब। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने आपको बता ही दिया था, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, 2u/g। u क्या होता है, u y जो होता है y एक्सिस का, u y/g कैसे होगा, u y को हम लिख सकते हैं u sin थीटा बाई जी। ठीक है, तो 2u sin थीटा बाई जी ये फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का दोस्तों। और t1 को हो जाएगा टी u बाई जी, ये हो जाएगा t2 का u बाई जी, टोटल 2u/g ऐसे होता है। और हाइट मैक्सिमम का हो जाता है, हाइट मैक्सिमम का u² बाई 2g, यहाँ u² को करोगे तो u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g हो जाता है दोस्तों। हाइट मैक्स का फॉर्मूला u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा दोस्तों। आर में आर रेंज कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, रेंज रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, स्पीड रेंज जैसे मान लीजिए डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं, स्पीड ux इनटू टाइम t, स्पीड को ux लिखेंगे और टाइम को लिखेंगे 2u/y/g, तो टू आगे आ जाएगा 2u/x/y/g आ जाएगा। तो ux को लिख सकते हैं u cos थीटा, uy को लिख सकते हैं u sin थीटा, तो दोनों को मिला देंगे तो 2u² sin स्क्वायर 2u sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, 2u sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में g हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको वहां पे बेसिक मैथ में बताया था, क्या बताया था दोस्तों, कि साइन, अरे यार लिख जाए, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बताया था आपको दोस्तों। तो यहाँ पे जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे आएगा, तो इसे रिप्लेस करके यहाँ पे u² साइन 2 थीटा हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाता है। समझ में आ गया, ये साइन 2 थीटा कहाँ से आया, यहीं से आया दोस्तों, वहीं बेसिक मैथ से लिया है। तो r इक्वल टू u² साइन 2 थीटा बाई जी। और साइन 2 थीटा का अगर वैल्यू निकालना होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, तो यहीं से ये डायरेक्ट ही इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, जी आर अपॉन में u² कर दिए। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए रेंज मैक्सिमम कब निकलेगा, किस कहाँ पे मैक्सिमम रेंज हो सकता है दोस्तों, इफ थीटा इंक्रीजेस, अगर थीटा को हम बढ़ा रहे हैं, वहां पे जो ये थीटा दिया था, यहाँ पे जो थीटा दिया था उसे हम बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 0 से 90 डिग्री, देन क्या होगा, रेंज इंक्रीज करेगा, रेंज इंक्रीज करेगा। 0 से अगर 90 बढ़ा रहे हैं तो रेंज इंक्रीज करेगा फ्रॉम, देन अगर फ्रॉम 0 टू 45 डिग्री, देन अगर ये 0 से 45 तक डिग्री है तो वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया होगा दोस्तों, मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप 0 से 45 डिग्री तक जा रहे हो तो थीटा जो है इंक्रीज कर रहा है 0 से 45 डिग्री, तब वहां पे रेंज इंक्रीज करेगा, रेंज इंक्रीज है। लेकिन जैसे ही 45 से 90 डिग्री जाओगे तो रेंज डिक्रीज करेगा। तो अगर और 45 से और थीटा बढ़ाओगे, 45 डिग्री से और थीटा बढ़ाओगे, जैसे 60 हो गया, 75 हो गया, तो ये और एंगल बढ़ाते जाओगे तो वहां पे 53 हो गया, तो वहां पे जो होगा आपका रेंज डिक्रीज होने लगता है दोस्तों। समझ में आ गया, लेकिन मैक्सिमम रेंज जो होता है 45 डिग्री पे होता है, u²1g होता है, u² अपॉन में g होता है एट थीटा 45 डिग्री दोस्तों। ठीक है, अब क्या होगा, टू प्रोजेक्टाइल ऑफ इक्वल रेंज, टू प्रोजेक्टाइल ऑफ इक्वल रेंज कैसे होगा वो दोस्तों, देखिए
अगर एक प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, यहाँ पे समझ लीजिए, मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूं तब आपको समझ में आ रहा है। एक कोई यहाँ से फेंक रहे हैं थीटा एंगल पे, किस पे, थीटा पे, और एक यहाँ से फेंक रहे हैं किस पे, 90 माइनस थीटा डिग्री पे, ठीक, 90 माइनस थीटा पे, समझ में आ रहा है। एक थीटा पे फेंक रहे हैं, एक एंगल है थीटा, एक 90 माइनस थीटा है दोस्तों, ठीक है। अब वहां पे कोई फेंक रहे हैं, तो अब यहाँ से इनका रेंज का रिलेशनशिप कैसे आएगा दोस्तों। अगर हम पढ़े हैं फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। एक रेंज का फॉर्मूला इस थीटा के जगह आ गया। अगर हम 90 माइनस थीटा ले रहे हैं तो आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा अपॉन में जी, तो 90 को अगर 2 को अंदर ले जाओगे तो यू स्क्वायर साइन 180 हो जाएगा, 90 इंटू 2 180 और इंटू माइनस में 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, बाई जी। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमने वहां पे बताया था साइन 180 माइनस, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है इसमें चेंज नहीं होता है, मतलब साइन चेंज नहीं होता है, कॉस में साइन किसी में चेंज नहीं होता है, बस इसका साइन चेंज होता है। साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा है यहाँ पे, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा एज इट इज, ठीक है, तो जो थीटा था वही आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे साइन साइन आर डैश भी वही आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बन जो, तो आर डैश और आर यहाँ पे बराबर हो जाते हैं दोस्तों। बट दोस्तों, आगे 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 आइए दिखाते हैं। यही खेल अगर यही खेल अगर हम हाइट के और टाइम पीरियड के साथ खेलें तो वहां पे हाइट और टाइम पीरियड चेंज हो जाता है दोस्तों, हाइट और टाइम पीरियड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये होता है। एच डैश जो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा बाई टू, एक ये होगा, एक 90 माइनस थीटा पे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब एच डैश 90 माइनस थीटा पे लेंगे दोस्तों, तो साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा किस में हो जाता है, कॉस में, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, दो इक्वेशन बन गया। अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करें, एच बैन एच डैश कर दें, तो यहाँ पे जो पूरा टोटल कट के आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे एच में एच डैश जो होगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो वहां पे जो आएगा यू की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मान में 4 जी दोस्तों। अब इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन में 60, और यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा 4 अंडर रूट में एच इंटू एच डैश, एच इंटू एच डैश, ये आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर इसी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें तब दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर अपॉन में 2 जी दोस्तों, ठीक है, ओके। आई होप आपको क्लियर होगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे दोस्तों, अब किसकी बात करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे इसी ग्राफ से, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताया था यू, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी होता है। और डैश में अगर टी डैश निकाल रहे हैं तो अगर 90 माइनस थीटा निकाल रहे हैं, अगर थीटा निकालें 2u साइन थीटा बाई जी, अगर 90 माइनस थीटा निकालेंगे 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं 2u कॉस थीटा बाई जी। अब टी, अब ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो टी अपॉन में टी डैश जो होगा tan थीटा के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ज्यादा जल्दी हो रहा है क्या, ठीक है, आराम से बोलेंगे। अगर पहले और दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी स्क्वायर, तो जो इसका आ जाएगा टी इंटू टी डैश 2r इंटू जी दोस्तों। इसका डायरेक्ट रिलेशन पूछता है, अगर एक थीटा पे है एक 90 माइनस थीटा पे है, तो जो डिफरेंस इनको इनका जो मल्टीपल है टाइम का, टी और टी डैश का मल्टीपल है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेंज के दोस्तों, किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेंज के। टी इंटू डैश इक्वल टू 2r ऑन में जी, स्क्वायर नहीं होता दोस्तों, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बढ़िया इक्वेशन पे आ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दोस्तों। क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस
हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों। और इसी को हम या दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, जब रेंज का निकालने के हो कि अगर ये स्पीड और डिस्टेंस का वो रहेगा तो यहाँ पे रहेगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट सॉरी अगर यहाँ पे रेंज का रहेगा और डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ y इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन में आर, एक्स जो है द डिस्प्लेसमेंट, आर जो होगा रेंज हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। इसको हम कर लेते हैं जादू। अब थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा जादू, क्योंकि पिछला वाला पेज उल्टा हो गया था। ठीक है, जादू करते हैं दोस्तों। ओके, हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने धैर्य बनाए रखें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हाइट, कुछ हाइट से अब प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं दोस्तों। अब तक नीचे से कर रहे थे, फिर कुछ हाइट से अब करेंगे, अब कुछ हाइट से करेंगे दोस्तों। अगर कुछ हाइट पे चढ़ के, जैसे छत से राजा बाबू पत्थर फेंका, ड्रॉप कर दिया पत्थर, तो ऐसे हाइट से पूछा है। ठीक है, कुछ हाइट से फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू यू टी, यहाँ से टाइम जो होता है एक्स बाई यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे जो y वाला हो जाएगा y इक्वल टू माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो वहां पे t की जगह हम रख लेंगे, तो आ जाएगा माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। यू एक्स में यू आ जाएगा, यू वाई में हो जाएगा माइनस जी टी हो जाएगा डाउनवर्ड में। अगर इसका नेट निकालेंगे तो अंडर रूट में यू एक्स स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर करेंगे, तो इसका जो आएगा अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर दोस्तों। समझ में आया? ये कैसे आया? आ गया ना? ठीक है, अब यहाँ पे टाइम जो होगा कैसे आएगा, अंडर रूट में टू एच अपॉन में जी। इसका जो यहाँ टाइम पहुंचने लगेगा रीच करने में, इसका अंडर रूट में टू एच अपॉन में जी। और रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा रेंज इक्वल टू टू एक्स इंटू टी, टू एक्स, एक्स को यू और टाइम को टू एच बाई जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे क्या है? आगे बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन का एक सोल्यूशन है। क्या है देखिए ध्यान से दोस्तों। कई सारी सीढ़ी हैं, क्या है सीढ़ी हैं। अगर वहां से एक बॉल को हम गिरा रहे हैं, एक बॉल को गिरा रहे हैं, इस सीढ़ी की हाइट h है, उसकी लेंथ जो है या मान लीजिए उसकी ब्रेथ जो है b है दोस्तों, उसकी ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है, मतलब हाइट h है और उसकी ब्रेथ जो है b है। समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसे कह सकते हैं लेंथ जो है, लेंथ l है। ठीक है, अगर हम बॉल को गिरा रहे हैं, तो कितने बॉल गिराएं कि वो वहां तक पहुंच जाए, तो n इक्वल टू टू एच यू स्क्वायर अपॉन में g अपॉन में बी स्क्वायर होता है दोस्तों। इससे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये डायरेक्ट ही पूछ लेता है दोस्तों, आप याद रखिएगा। आइए अब बढ़िया अपने रेन मैन प्रॉब्लम पे घूमते हैं दोस्तों। घूमते क्या है, मजा आएगा पढ़ के आपको इससे। ठीक है, आइए हम आपको रेन मैन वाला प्रॉब्लम बता देते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसमें हम चार केस पढ़ेंगे। कितने केस पढ़ेंगे? चार केस। कौन कौन से वो चार केस हैं देखो, हम जैसे बताएंगे वैसे याद करिएगा। ठीक है, आइए केस फर्स्ट में दोस्तों, इफ मैन इज एट रेस्ट, अगर मैन खड़ा हुआ है, मतलब चल नहीं रहा है, रेन वेलोसिटी इज v, और रेन की वेलोसिटी v है वर्टिकली डाउनवर्ड, तब मान लीजिए एक बादल है, क्या है यहाँ पे जो बादल बनाया है उसकी वेलोसिटी, वहां से जो पानी आ रहा है वो भी वेलोसिटी से आ रहा है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड सीधा आ रहा है। तो बताइए जो राजा बाबू होगा, यहाँ पे एक मान लीजिए राजा बाबू है, क्या है? राजा बाबू, राजा बाबू है। अब वो बताइए राजा बाबू जो है वो कैसे छाता पकड़ेगा? कैसे छाता पकड़ेगा भाई? उसको सीधा पकड़ना पड़ेगा, अगर वो कहीं और उल्टा सीधा पकड़ा तो उसे भीग जाएगा। समझ रहे हो? तो वो सीधा अपने छत पे पकड़ा रहेगा, वो क्योंकि सीधा पानी छत पे आ रहा है, उसके खोपड़ा पे आ रहा है, खोपड़ा समझ रहे हैं, उसके सीधे खोपड़ी पे आ रहा है, तो उसकी खोपड़ी बचाने के लिए सीधा ऐसे छाता रखेगा। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा केस, दूसरा केस क्या है, इफ मैन इज एट रेस्ट, अगर मैन अभी भी मान लीजिए राजा बाबू खड़ा है, तो रेन वेलोसिटी v, जो रेन की वेलोसिटी v है, लेकिन कुछ एंगल से आ रही है, ले धका धक, ले धका धक, छक 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 छक। समझ रहे हो? नहीं, ऐसा समझ लीजिए जब हवा चलता है तो कुछ एंगल से आते हुए दिखाई देती है कि नहीं। इमेजिन करिए एक लड़का खड़ा है जिसका नाम राजा बाबू है, अब वो देख रहा है
उसके ऊपर जो पानी आ रहा है वो कुछ एंगल से आ रहा है, किस एंगल से आ रहा है, उसे छाता किस एंगल में लगाना पड़ेगा वो सोच रहा है। अगर वो सीधा लगा लेगा तब भी तो उसके ऊपर पानी आ जाएगा, वो ऐसे कैसे किस एंगल पे लगाएगा। मान लीजिए अगर ऐसे लगाएगा तब भीग जाएगा, उसको इस मान लीजिए अगर ऐसे आ रहा है पानी तो उसे ऐसे लगाना पड़ेगा, अगर ऐसे आ रहा है तो उसे ऐसे लगाना पड़ेगा, अगर कहीं पीछे से आ रहा है तो पीछे की तरफ ऐसे लगाना पड़ता है, आगे आ रहा है तो ऐसे आगे की तरफ लगाना पड़ता है कि नहीं छाता, लगाना पड़ता है। तो वही है। अब देखिए कैसे है, मैन होल्ड अम्ब्रेला विथ एन एंगल एग्जैक्टली रेन वेलोसिटी, जो एंगल होगा रेन की वेलोसिटी का उसी एंगल पे वो लगाएगा, ठीक है। क्या वेलोसिटी वो छाता को वैसे होल्ड करेगा, उसी एंगल पे छाता को भी होल्ड करेगा जो एग्जैक्टली एंगल ऑफ रेन का है, ठीक है। अब थर्ड वेलोसिटी और इंटरेस्टिंग आ जाती है दोस्तों, क्या है थर्ड, कैसा है, आइए देखते हैं। थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में क्या है, इफ मैन मूव वी वेलोसिटी, अगर अब आदमी भी वी वेलोसिटी चल रहा है बट वेलोसिटी ऑफ रेन वी वर्टिकली डाउनवर्ड, अब सीधे ही आ रहा है वो, मैन वी वेलोसिटी चल रहा है लेकिन जो बादल से पानी आ रहा है वो सीधे ही आ रहा है दोस्तों, सीधे ही आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है ना समझ। हाँ तब देखिए, बादल से आ रहा है, अब वहां पे एक लड़का खड़ा है राजा बाबू, वो वी वेलोसिटी से चल रहा है, वो वी वेलोसिटी से चल रहा है, और लेकिन वेलोस और जो बादल से पानी आ रहा है, आप दूसरे फ्रेम से देख रहे हो तो बादल से जो पानी आ रहा है वो सीधा आ रहा है, तो राजा बाबू को किस एंगल पे पानी वो छाता पकड़ना पड़ेगा, आइए देखते हैं। आप देखते हैं इस केस में, यहाँ पे मान लीजिए ये जो होगा बादल से जो एंगल बनेगा, यहाँ से ये जो बादल बनाया है यहाँ ऐसे है, यहाँ से देखिए ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो यहाँ ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है। तो यहाँ से जो ऐसे आएगा कुछ एंगल से, इसे बोलते हैं थीटा, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाता है ना यू अपॉन में बी दोस्तों, ठीक है। समझ में आया। तो जब मैन चलेगा तो उसे रेन रेन ड्रॉप कुछ एंगल पर आते हुए दिखाई देगा, तो जो एंगल होगा उसी एंगल पे वो छाता को उसी पे रखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आई होप आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन आगे जो आप केस पढ़ने जा रहे हो फोर्थ केस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर क्वेश्चन उसी केस से ही आता है दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन उसी केस से ही आता है। आइए देखते हैं, चलिए आइए ये देखिए दोस्तों, ठीक है। इफ मैन मूव्स वेलोसिटी यू, अगर मैन मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी यू से, और रेन की वेलोसिटी भी है, रेन की वेलोसिटी भी है, लेकिन एट एंगल थीटा, पहले से ही कुछ एंगल थीटा पे आ रही है रेन की वेलोसिटी कुछ थीटा पे, ठीक है, और मैन भी मूव कर रहा है। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, मैंने एक नोट लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिए ध्यान दीजिए। मैन की वेलोसिटी रेन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाती है। इस केस में दोस्तों मैन की जो वेलोसिटी है वो, मैन की जो वेलोसिटी है रेन के जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है उसके बराबर हो जाती है। देखिए कैसे, यहाँ मान लीजिए ये वेलोसिटी है रेन की, अब ये वे जब निकालेंगे तो v cos थीटा हो जाएगा और ये v sin थीटा हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, तो यानी वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगा वो बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन sin थीटा, वी आर sin थीटा की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में मैन को रेन की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड आते हुए दिखाई दे। अब इस कंडीशन में दोस्तों जो राजा बाबू यहाँ खड़ा है उसको, ये ये राजा बाबू जो चल रहा है उसको जो कुछ, जब जो वेलोसिटी जो रेन की वेलोसिटी है वो सीधा ऊपर आते हुए नजर आएगी, और वो सीधा छाता ऐसे पकड़ लेगा दोस्तों, समझ रहे हो, ऐसे छाता पकड़ लेगा सीधा उसी ऊपर से, जैसे उसके ऊपर पानी ना आए। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, आई होप आपको यहाँ तक आ गया होगा दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप इसे याद कर लीजिए या समझ लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, बस अपने दिमाग में फीड कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, आगे दोस्तों अब नया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है, रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है दोस्तों, दो केस होते हैं, एक डाउन स्ट्रीम होता है, एक अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है दोस्तों, जब एक राजा बाबू है मान लीजिए, वो लहरों के साथ चला जा रहा है, वो लहरों के साथ बह जा रहा है,
बहा जा रहा है, बहा जा रहा है। तो जब लहरों के साथ चलोगे तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। उल्टा है उल्टा है दोस्तों, उल्टा है, कॉन्सेप्ट उल्टा है। अगर लहरों के साथ चलोगे तो वो डाउन स्ट्रीम होगा, अगर लहरों के विपरीत चलोगे, अपोजिट चलोगे, तो वो क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा। क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा। समझ में आया? ठीक है, यही लिखा है। जब इंसान जो है, जब मैन जो है लहरों के साथ चलेगा तो वो डाउन स्ट्रीम, जब मैन लहरों के अपोजिट चलेगा, वो वोमेन भी हो सकता है, एक केस में मैन ले लीजिए, एक वोमेन ले लीजिए, जब वोमेन जो होगा लहरों के अपोजिट चलेगी तो वो अप स्ट्रीम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस केस में आप देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया? जाहिर सी बात है वेलोसिटी जो है रिवर की ज्यादा होगी। ऐसे भी नहीं हो सकता, वेलोसिटी कम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही रिलेशन रहेगा दोस्तों। समझ में आ गया? अब बात करेंगे हम दोस्तों कि एक ऐसा नदी है, समझ लीजिए एक ऐसा नदी है, तो कितने मतलब बताइए कौन सा पाथ, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा पाथ चूज करे। मान लीजिए यहाँ पे एक राजा बाबू खड़ा है, क्या है, राजा बाबू खड़ा है, रानी बाबू भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राजा बाबू खड़ा है। अब देखिए यार, इसका मैंने सर और एक ही मिला दिया है, इसको मैं मिला के नहीं समझ सर, थोड़ा सा बना देता हूँ अच्छा सा। देखिए ऐसे है, ऐसे है, और ऐसे 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 ऐसी 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 ऐसी, सही से बना देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे ये छोटे छोटे, इसकी आंखें भाई ऊपर नीचे हो जा रही हैं, ऊपर नीचे नहीं होना है भाई, ऊपर नीचे नहीं होना है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे मुंह है दोस्तों, क्या है, मुंह है। अब देखिए खड़ा है, हंस रहा है, और वो पूछ रहा है कि बताइए तीनों में से ऐसा मैं कौन सा पाथ पकड़ूं। यहाँ राजा बाबू, मिस्टर राजा बाबू हैं, ये पूछ रहे हैं कि बताइए आप दोस्तों कि हम किस पाथ से जाएं, जल्दी पहुंच जाएं। मान लीजिए यहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड खड़ी है, या गर्लफ्रेंड नहीं बोलेंगे दोस्तों, प्रिटेंड करिए, यहाँ पे उनकी मम्मी खड़ी है, नदी के इस पार उनकी मम्मी खड़ी है, या कह सकते हैं नहर के उस पार, नहर के उस पार उनकी मम्मी खड़ी हैं और उनको बुला रही हैं। क्या कर रही हैं, बुला रही हैं दोस्तों। ठीक है भाई, माफ कीजिएगा, मम्मी को हम मम्मी लिख देंगे मम्मी, मिस्टर मम्मी। ठीक है, मम्मी खड़ी है वहां पे, अब उन बुला रही हैं। एक पाथ इस तरफ है, एक सीधा, एक वन है, एक टू है, थ्री है। अब किस पाथ से जाए कि वो मम्मी के पास जल्दी पहुंच जाए, मम्मी के पास जल्दी पहुंच जाइए। ठीक है, और रिवर कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है दोस्तों, कितने टाइम पे वो चाहे लगेगा, मिनिमम कितना टाइम ऐसे पूछता है, कितना मिनिमम लगेगा टाइम, और कितना पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। तो आप शॉर्टेस्ट पाथ पहले बताइए, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करेगा। फॉर मिनिमम टाइम इंटरवल, राम लालिया कह सकते हैं, राजा बाबू विल स्विम्स इन विच डायरेक्शन। तो बताइए आंसर होगा टू, सेकेंड डायरेक्शन में जो होगा राजा बाबू वो तैरेगा, जिससे वो अपने मम्मी के पास जल्दी पहुंच जाए। समझ गए, समझ गए कि नहीं? आई होप आपको समझ गया होगा। ऐसा क्यों दोस्तों? अब आप देखिए ना, यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट टाइम, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसी से न जाएगा, इसी से जाएगा तभी तो जल्दी पहुंच जाएगा। समझ रहे हो ना? ओके, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या पता चलता है, आइए यहाँ पे देखते हैं। फॉर मिनिमम टाइम ट्रेवल, कितना कम समय लग सकता है उसको नदी पार करने में। तो टाइम मिनिमम जो लगेगा, डिस्टेंस जो जो नदी है उस दोनों बीच के जो डिस्टेंस है, डी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू कॉस थीटा। मान लीजिए जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन है, इसके कॉस थीटा कंपोनेंट के बराबर होगा डी अपॉन में वी कॉस थीटा दोस्तों, डी अपॉन में वी कॉस थीटा। या इसे लिख सकते हैं डी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर का है कुछ। ठीक है, टाइम मिनिमम या के डीसी को यहाँ से डी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ मैन लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको पढ़ने का कई सारे तरीका है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम।
आगे क्या बढ़ते हैं, 1 मिनट दोस्तों, ज़्यादा ही पेज ऐड हो गया है, इसको मैं करूँगा डिलीट। फिर नेक्स्ट पे आते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या है। तो मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पाथ होगा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा राजा बाबू को अपने मम्मी के पास पहुंचने में दोस्तों। तो आपने बताया था सेकेंड पाथ। तो अब यहाँ पे उसका फॉर्मूला है दोस्तों, वो फॉर्मूला क्या है फॉर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कैसा चलेगा दोस्तों, ठीक है। मिनिमम पाथ, तो ड्रिफ्ट जो होगा इसका 0 हो जाएगा। ड्रिफ्ट क्या होता है दोस्तों, ड्रिफ्ट आपको मैं नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो ये देखो यहाँ से जो यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, जो ये होता है ड्रिफ्ट दोस्तों। क्या होता है, ड्रिफ्ट। तो ये ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा किस केस में, जब उसको शॉर्टेस्ट पाथ चलना होगा। जब शॉर्टेस्ट पाथ चलना होगा तो उसका ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड 0 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर जो होगा बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू साइन थीटा। समझ रहे हो, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, एक ये वेलोसिटी ऑफ कॉस थीटा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन कॉस थीटा, ये वेलोसिटी ऑफ साइन था साइन कॉस थीटा साइन थीटा। तो तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ मैन साइन थीटा बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन साइन थीटा। लेकिन रेन के केस में उल्टा था दोस्तों, वहां पे वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ रेन साइन थीटा। आप याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ मैन साइन थीटा, वहां पे वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ रेन साइन थीटा दोस्तों। समझ में आ गया। अब ड्रिफ्ट निकालना है, ड्रिफ्ट कैसे निकलेगा। ड्रिफ्ट मैंने आपको बताया था, वो जो यहाँ पे था या दोस्तों, ये जो है ये होता है ड्रिफ्ट, ठीक है। ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। ड्रिफ्ट बराबर होता है यू स्पीड, अरे डिस्ट होता है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ स्पीड यू इंटू टाइम मिनिमम के पहले अभी हम लोग पढ़ गया है डी बाई वी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में। डिस्टेंस क्या होता है, दोनों नदी का या दोनों मतलब दोनों छोर के नदी का जो डिस्टेंस होता है। अरे यार ये देखो ना, ये नदी है, ये जो होता है डी होता है दोस्तों, ठीक है। समझ में आया, इस छोर से इस छोर का जो डिस्टेंस होता है ये डी होगा, समझ में। और यहाँ पे जो v है वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं आया। अब यहाँ से दोस्तों टॉपिक खत्म। एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था कि अगर मतलब एलेन का टेस्ट सीरीज में था, तो वहां पे मैंने ये लिख लिया था कि अगर जब टाइम सेम बॉल पे हुए और हाइट पूछे तब क्या होगा। तब वहां पे हाइट बराबर हो जाएगा एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और एक 20 हाइट पे रहता है एच माइनस 20 अपॉन में हाफ जी टी माइनस 1 स्क्वायर। तब जब इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन, तो यहाँ पे टी इक्वल टू 5/2 आंसर आता है दोस्तों। आपको ये नहीं जानना है ज्यादातर, यहाँ तक आपको फोकस ज्यादा करना है फॉर्मूले पे, ठीक है। अब यहाँ तक आप पढ़ लिए हैं, पढ़ने के बाद रिवीजन करिएगा बढ़िया से। रिवीजन कर लिए तो आप क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों। समझ में आ रहा है, हर एक ग्राफ मैंने बता दिया शायद, और सारे फॉर्मूले बता दिए, सब कुछ बता दिया दोस्तों। अब बचा है तो बस आपका क्वेश्चन लगाना दोस्तों। क्या बचा है, आपका क्वेश्चन लगाना। तो आप क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। अगर नहीं बने तो कोई क्वेश्चन आप हमसे जरूर पूछिएगा। फिर जब यहाँ तक पढ़ ही लिए हैं तो हम आपको लास्ट में क्या देते हैं, लास्ट में हम आपको देते हैं दोस्तों अच्छा वाला बड़ा वाला थैंक यू। क्या देते हैं, थैंक यू दोस्तों पढ़ने के लिए। और ऐसे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। भगवान आपको जरूर सफल बनाएगा दोस्तों। नमस्कार।